अंग्रेजी में कहावत है, पिक योर बैटल्स केयरफुली, यानी आपको अपनी लड़ाइयों को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। चाहे पूरी मिलिट्री की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए आप, कोई भी बहुत बड़ा कमांडर हुआ है तो वो सिर्फ इसलिए अच्छा कमांडर नहीं था क्योंकि उसने जो बैटलफील्ड में जो टैक्टिक्स लगाई, जो स्ट्रैटेजी बनाई, वो बहुत अच्छी थी। वो इसलिए अच्छा कमांडर था क्योंकि उसने चूज किया कि उसको कब लड़ाई करनी है और क्या उसको लड़ाई करनी भी है कि नहीं, कि क्या कभी और लड़ाई करनी है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही बहुत ही कमाल के जनरल के बारे में बात करेंगे जिसने इस बात को बहुत ध्यान रखा। कहानी शुरू होती है साल 281 बीसी से, यानी आज से लगभग 2300 साल पहले। इस टाइम रोम और इटली के ईस्टर्न कोस्ट पे एक सिटी थी टैरेंटम, इनके बीच में हो गई लड़ाई। अगर आपको टैरेंटम का थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं तो वो स्पार्टन्स की कॉलोनी था टैरेंटम, और वहां पे जो लोग थे वो ऐसा समझते थे कि वो लोग कल्चर्ड स्पार्टन्स हैं। मतलब स्पार्टन्स की तो ये बात पॉपुलर है कि वो लोग मिलिट्री में बहुत अच्छे थे बट उतने कल्चर्ड नहीं थे वो लोग, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो उतना अच्छा नहीं था जितना एथेंस में था, जो एक दूसरी बड़ी ग्रीक सिटी थी। तो टैरेंटम जो सिटी थी ये बहुत अमीर सिटी थी और यहाँ के जो लोग थे वो सुख संपन्न थे, अच्छी जिंदगी जीते थे। उसकी दूसरी तरफ रोम जो था वो एक ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट सिटी था, बट अभी वो उतना बड़ा बना नहीं था जितना रोम इतना बड़ा था। अल्टीमेटली अभी उतना बड़ा नहीं हुआ था और एक इमर्जिंग पावर था। मतलब जैसे आज के जमाने में होता है ना, कोई देश सुपर पावर बन रहा होता है, तो वो उस प्रोसेस में था रोम और टैरेंटम को अगर आप देखोगे मैप पे तो रोम बहुत दूर था टैरेंटम से, और रोम क्योंकि उस समय इमर्जिंग पावर था और रोम ये बात जानता था कि भाई ये जो टैरेंटम है ये एक बहुत अमीर शहर है, तो रोम को किसी भी कीमत पे लड़ाई नहीं करनी थी टैरेंटम से। बट हुआ यह था कि टैरेंटम के लोगों ने रोम की कुछ शिप्स जब वहां से गुजर रही थी तो उनको डुबा दिया था किसी रीजन की वजह से, और उसके बाद जब रोम के लोगों ने उनसे मुआवजा मांगा कि भाई तुमने हमारी शिप्स क्यों डुबाई है, इसके बारे में तुम जवाब दो हमको और हमको कॉम्पनसेट करो, तो उसमें भी टैरेंटम में जो लोग थे उन्होंने इनकी बेइज्जती की। तो भाई रोम लोग तो थे ही, मतलब उनका ऑनर वाली बात थी कि अरे हमको ऐसे बेइज्जती कर रहे हैं लोग, तो उन्होंने कहा भाई अब तो लड़ाई करनी पड़ेगी। अब जब टैरेंटम के लोगों को पता चला कि भाई उनपे तो रोमन्स अटैक करने वाले हैं, तो वो लोग थोड़े से मुश्किल में पड़े। क्योंकि देखिए जब कोई शहर बहुत अमीर होता है, समृद्ध होता है, तो कई बार ये होता है ना कि वहां के जो लोग होते हैं उनका ऐसा एटीट्यूड हो जाता है कि उनको लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, और लोग थोड़े से ना स्लैक हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो टैरेंटम में भी यही सिचुएशन थी। वो अमीर देश तो था, एक अमीर सिटी तो था, बट उनके पास कोई अपनी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, और वो उम्मीद करते थे कि स्पार्टन्स आके उनको मदद करेंगे, क्योंकि स्पार्टन्स की कॉलोनी हुआ करता था कभी वो। तो उस समय जब ये लड़ाई का माहौल बन रहा था तो उस समय भाई स्पार्टन्स अपनी कहीं बिजी थे, वो लड़ाई वड़ाई में अपने में लगे हुए थे। तो टैरेंटम के लोग ने सोचा कि अब हम क्या करें, तो ये अटैक आने वाला है। बट क्योंकि वो एक धनी जगह थी, उनके पास पैसा था, तो उन्होंने एक दूसरे बंदे को हायर किया कि तू आके यहाँ पे हमारी मिलिट्री को कमांड कर और रोमन से लड़। और जिस बंदे को उन्होंने चुना था उसका नाम था पीरस, और वो बंदा एक ग्रीक वॉरियर था और एपिरस नाम की जगह का वो बंदा था, तो इसलिए उसको बोलते हैं किंग पीरस ऑफ एपिरस। एपिरस वेस्टर्न ग्रीस में एक छोटी सी जगह थी और यहां से बंदा आता था। ये अपनी आर्मी में एक जमाने में एक सोल्जर था, छोटा सोल्जर था, और अपनी पराक्रम की वजह से, अपनी अच्छी टैक्टिक्स की वजह से लगातार ग्रो किया था अपनी आर्मी में, और ग्रो होते होते जनरल बना, फिर फाइनली राजा बन गया। तो इस इंसान की एक बहुत तगड़ी रेप्यूटेशन थी कि ये बहुत अच्छा मिलिट्री कमांडर है, और बैटल फील्ड पे इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है फील्ड की, कि कैसे अपने सोल्जर्स को लगाना है, कैसे कैवलरी को इस्तेमाल करना है, कब इन्फेंट्री को डिप्लॉय करना है, ये बहुत अच्छी समझ थी इस आदमी की। और ये बंदा पीरस खुद बहुत महत्वाकांक्षी था। मतलब उसको ऐसा लगता था कि उसको लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, एपिरस का जो अंपायर है उसको बढ़ाना है, और जो उसके बहुत पहले ग्रीक एक वॉरियर था अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसकी तरह इसको बनना है। तो ये इंसान भी अपने आप को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहा था और ऐसे मौके ढूंढता था जब इसको चांस मिले दुश्मन को हराने का, और किसी बड़े दुश्मन को हराने का, ताकि इसकी रेपुटेशन बढ़े, इसके पास पावर आए और इसके पास पैसा आए। तो जब इसको अप्रोच किया टैरेंटम के लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि आपको बस यहां पे आना है और हम यहां पे बाकी सारे देशों से इकट्ठा करके एक आर्मी आपको देंगे, आपको बस उस आर्मी को ट्रेन करना, उनको लीड करना है बैटल में रोमन्स के अगेंस्ट। तो पीरियस ने सोचा कि ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो चल पड़ा भाई अपनी जगह से, एपिरस से चल पड़ा वो टैरेंटम की तरफ। पीरस का यह मानना था कि अगर उसने यहाँ पे रोमन्स को हरा दिया तो उसकी एक अलग ही रेपुटेशन हो जाएगी। रोमन्स की एक इज्जत थी, बहुत अच्छे वो लोग बैटलफील्ड में, बहुत ही कमाल की उनकी आर्मी थी,
तो उनको अगर हराया तो भाई आप में कुछ बात है। और उसके अलावा फिर वो सोच रहा था कि अगर इसको एक बार हरा दिया उसके बाद मैं सिसिली को भी कब्जा कर लूंगा, इस तरह से इटालियन जो पूरा जो मेनलैंड है उसके ऊपर मेरा दबदबा हो जाएगा। तो उसने इस ऑफर को जब मान लिया और जब वो पहुंचा टैरेंटम में, तब उसको लगा बहुत बड़ा शॉक। वो शॉक इसलिए लगा उसको क्योंकि टैरेंटम में कोई आर्मी नहीं थी। उन्होंने इसको ये बोल के बुलाया था कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आर्मी रेडी है, आपको बस उनको ट्रेन करके लड़ाई करवानी है। कोई आर्मी नहीं थी यहाँ पे। तो भाई ये बंदा, उसको गुस्सा है कि यार ये क्या मुझे बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने। बट देखिए यहाँ पे बात आती है कि वो इंसान बहुत महत्वाकांक्षी था, और ऐसा कुछ नई बात नहीं है। पूरे हिस्ट्री में, पूरे अगर आप इंसानों की जो वॉर हिस्ट्री है उसको अगर उठा के देखेंगे, पूरी मिलिट्री हिस्ट्री में बार बार आपको नजर आएंगे कुछ ऐसे जनरल्स जो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो जनरल पैटन ऑफ अमेरिका, अर्विन रॉमल, बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। उनको ऑर्डर्स नहीं दिए थे फिर भी वो आगे बढ़ के अटैक करते थे और कई बार जीतते भी थे। तो महत्वाकांक्षी होना कोई गलत नहीं है, बट अभी देखिए क्या होता है आगे। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर यहाँ पे आर्मी भी नहीं है तो मैं खुद, उसने अपने नाम से, और पैसे तो उनको मिल ही रहे थे, तो पैसे को यूज करके उसने आर्मी खुद रेस की और एक अच्छी आर्मी रेस की और उनको ट्रेन करना शुरू किया कि रोमन से लड़ाई करनी है तो भाई तुमको एक वेल प्रिपेयर्ड आर्मी होना चाहिए। अब जब दूसरी तरफ रोमन्स को पता चला कि यहाँ पे बंदा आ चुका है पीरस और इसके पास अभी आर्मी नहीं है, अभी आर्मी बस रेडी कर रहा है, तो रोमन्स को लगा भाई तुरंत इसके ऊपर अटैक करो, अभी इसकी आर्मी रेडी नहीं है और जल्दी हम अटैक कर देंगे तो हम फटाक से इनको हरा देंगे। तो हेरेक्लिया के पास रोमन आर्मी मिली पीरस की आर्मी के साथ। जब ये लड़ाई शुरू हुई तो रोमन्स के पास संख्या ज्यादा थी सोल्जर्स की और पीरस के पास सोल्जर्स नहीं थे। तो पहले दिन पीरस की आर्मी की बहुत खराब हालत हुई, बट पीरस अपने साथ कुछ हाथियों को लेकर आया था और रोमन्स ने इसके पहले अब किसी भी बैटलफील्ड में हाथियों को नहीं देखा था। तो जो लड़ाई आगे चल रही थी तो पीरस के जो हाथी थे उन्होंने ऐसा कहर मचाया कि रोमन्स को रिट्रीट करना पड़ा और इस लड़ाई में पीरस की जीत हुई। इस जीत के बाद भाई पीरस की जो रेपुटेशन हुई टैरेंटम में और उसके अलावा आसपास के जो रीजन थे सब मानने लगे कि भाई ये कहीं सच में तो अलेक्जेंडर का कोई वंशज नहीं है कि इसने यार रोमन्स को हरा दिया, और वो भी एकदम से आर्मी प्रिपेयर करके। तो इसकी रेपुटेशन एकदम बढ़ गई, लोग कहने लगे कि ये अलेक्जेंडर का पुनर्जन्म है। परंतु जो पीरस था वो कुछ प्रसन्न नहीं था। उसका कारण यह था कि वो जानता था कि इस लड़ाई को जीतने के लिए उसने बहुत सारे अपने इंपॉर्टेंट जनरल्स को और कुछ वेटरन सोल्जर्स को गवा दिया है, और बहुत सारा जो उसकी अच्छी इन्फेंट्री थी उसने उस इन्फेंट्री को लूज कर दिया इस लड़ाई में। तो उसको ऐसा लगा कि यार ये ना, जीत तो मैं गया हूं बट अभी मुझे लगता है कि मुझे रोम के ऊपर फुल चढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे पीस कर लेता हूं। मतलब तुमको मैंने हरा दिया है तो ठीक है, मैं तुम्हें चढ़ाई नहीं करूंगा, तुम मुझे इतनी चीजें बस दे दो। तो उसने ऐसा प्लान बनाया रोम को पीस ऑफर करने के लिए, और उसने ये बोला कि इटली का जो पेनिनसुला है उसके ऊपर हम लोग मिल के राज करते हैं, मैं पूरा कब्जा नहीं करूंगा। अब जो रोम के लोग थे उनको भाई फिर उनके अहम पे, उनके ऑनर पे उनको धक्का लगा। उन्होंने कहा यार ये क्या है, कल का आदमी आके छोटी सी आर्मी खड़ी कर दी, ऐसा कर रहा है। फिर से उन्होंने कहा कि हम लड़ाई करेंगे, हम इसकी बात मानेंगे नहीं। और जब उन्होंने, रोमन्स ने बुलाया लोगों को कि हमारे एक बंदा आके हमको चैलेंज कर रहा है, तो उन्होंने जब लोगों को आह्वान किया कि हमारी हेल्प करिए, तो भर भर के वॉलंटियर्स आए रोमन आर्मी में भर्ती हुए और बोला कि हम इस बंदे से लड़ाई करेंगे। तो फिर से ये दोनों आर्मीज जो है ये मिली साल 279 बीसी में एस्कलम में। और यहां पे रोमन्स ने दिखाया कि क्यों रोमन्स की ऐसी रेपुटेशन थी कि वो एक अच्छी फाइटिंग यूनिट है। बट दूसरे दिन वापस पीरियन ने एक जबरदस्त काउंटर अटैक किया और उसके जो हाथी थे उन्होंने वापस अपना जलवा दिखाया, और इस लड़ाई में भी पीरस की जीत हुई। रोमन्स वापस हार गए। अब और लोगों को लगा कि भाई पीरस को कोई नहीं रोक सकता, रोमन्स को 2 बार इसने हरा दिया 2 साल के अंदर, तो उसकी रेपुटेशन कहां कहां पहुंच गई। परंतु उतना ही ज्यादा परेशान हो रहा था पीरस। उसको जब कोई आके बोलता था कि भाई कांग्रेचुलेशंस, तो वो गुस्सा आता था, उसको डांटता था, क्योंकि ऐसा था कि सिर्फ ऐसी आर्मी नहीं थी उसके पास जो उसने बाकी लोगों से इकट्ठा किया, उसके खुद के भी कुछ जनरल्स, कुछ ऑफिसर्स इस आर्मी में लड़े थे, और वो सारे जो दोस्त थे, उसके साथी थे, उसके साथ के वॉरियर्स थे, सब मर गए थे अब। और उसने बहुत सारा अपना इक्विपमेंट लूज किया था, उसके बहुत सारे, उसकी कैवलरी, उसके घोड़े मारे गए थे, उसके हाथी मारे गए थे। तो उसको पता था कि अब वो किसी लायक बचा नहीं है। तो इससे रिलेटेड एक बहुत छोटा सा किस्सा है उसके बारे में जो बहुत पॉपुलर है, कि इस जीत के बाद किसी ने उसको आके कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भाई आपने 2 बार रोमन्स को हरा दिया। तो पीरस ने गुस्सा होकर ये कहा था कि मैंने 2 बार उनको हराया है, मैं तीसरी बार उनको हरा दूं ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
ऐसा उसका रियलाइजेशन था कि कितना नुकसान हुआ उसको ये 2 जीत हासिल करने में। और फाइनली उसने ये देखा कि रोमन्स वापस तैयार हो रहे हैं लड़ाई करने के लिए, वो लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं यार। और ये तो कंप्लीटली तबाह हो चुका था क्योंकि इसकी जो आर्मी के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे वो सब खत्म हो चुके थे। तो पीरियस ने डिसाइड कर लिया कि भाई रोमन्स के साथ वापस लड़ाई नहीं करनी है, और जिस उम्मीद के साथ वो यहाँ पे आया था कि इटालियन कैंपेन करूंगा, पूरे इस पेनिनसुला पे मेरा राज होगा, वो कंप्लीटली फेल हो गया। हालांकि दोनों लड़ाइयां जीता था ये आदमी, बट फिर भी इसके मन में जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। इसके बाद कभी भी पीरियस ने लड़ाई नहीं की रोमन्स के साथ, और एक बैटल में ही पीरियस की जान भी चली गई थी। और रोमन्स तो फिर कहां से कहां पहुंच गए, सब जानते हैं रोमन्स की हिस्ट्री। और पीरियस को बस एक चीज से आज जाना जाता है कि पीरियस की वजह से एक इंग्लिश में फ्रेज बन गया है, एक तरह का टर्म बन गया है जिसको कहते हैं पीरियन विक्ट्री। मतलब ऐसी जीत जिसको हासिल करने के लिए आपने इतना सैक्रिफाइस किया, इतना नुकसान किया कि वो जीत हार के ही बराबर है। और ये जो फ्रेज है वो आज भी बातों में यूज किया जाता है कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी दुश्मन को हराने के लिए बहुत भयंकर अटैक किया, बट अगर उस अटैक में आपके सारे सोल्जर्स ही मर गए, कोई बचा ही नहीं, और आप जीत गए, बट अल्टीमेटली आपने ऑब्जेक्टिव अचीव किया, तो उस जीत को पीरियन विक्ट्री कहा जाएगा कि उस जीत का कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर ये जो पूरी पीरियस की कहानी है, इससे कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज कि उसकी महत्वाकांक्षा इतनी स्ट्रांग थी कि उसने बैलेंस होकर अपने डिसीजन के बारे में सोचा नहीं। देखिए, जब वो पहली बार पहुंचा था और उसने वहां पे देखा कि यहाँ पे आर्मी नहीं है, तो अगर वो अपनी अकल का इस्तेमाल करता तो शायद वो उस समय ही रुक जाता और बोलता कि नहीं, इन्होंने मेरे को धोखा दिया है तो मैं इनके लिए लड़ूंगा नहीं। बट क्योंकि उसकी इच्छा थी रोमन्स को हराने की, तो उसने लड़ा। चलिए, वो जीता पहली बार। उसके बाद जीत के तुरंत बाद उसने कहा कि हम जाके अब रोम के ऊपर वहां पे पास में जाएंगे उनको चैलेंज करने के लिए कि हमसे पीस एक्सेप्ट करो। और उसी समय वो अटैक भी करने जा रहा था रोम के ऊपर। मतलब उसने रोम के ऊपर फाइनली इन्वेड नहीं किया था, बट वो रोमन के ऊपर चढ़ाई कर दी थी उसने। तो इस वजह से वो रोमन्स के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता था कि भाई तुम लोग पे मैं हमला कर दूंगा अगर तुमने मेरी पीस के टर्म्स नहीं माने तो। और रोमन्स इस बात से नाराज हो गए कि यार तू पीस की बात कर रहा है, बट एट द सेम टाइम तो अपनी आर्मी भी लेके आ रहा है। तो ये जो उसका एक्शन था कि एक लड़ाई जीतने के तुरंत बाद उसने एक्ट किया, वो शायद उसको नहीं करना चाहिए था। एक लड़ाई जीतने के बाद उसको थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए था कि अपने वापस सोल्जर्स को ट्रेन करें और एक अच्छी फोर्स बनाए और फिर चढ़ाई की जाए। तो उसने जल्दीबाजी की और इसमें उसकी गलती हुई। आपको ये स्टोरी सुन के ऐसा लगेगा कि कभी हिस्ट्री में कोई मिलिट्री कमांडर था उसने गलती की थी, बट अगर आप ध्यान से सोचो ना, तो आज भी डेली लाइफ में आप और मैं गलती करते हैं। ऐसा होता है इसलिए ना क्योंकि हम अक्सर जब कोई चीज हमको चाहिए होती है दिलो जान से, तो उसको हासिल करने के लिए जब हम किसी चीज में घुसते हैं और हम देखते हैं कि नुकसान हो रहा है और हम कुछ नुकसान करवा लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि अभी वहां तक पहुंचने के लिए और नुकसान करवाना पड़ेगा, तो छोड़ो यार। बट हम छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हम इतना आगे तो आगे हैं और इतना जो नुकसान करवाया, इतना जो पेन लिया मैंने, वो किसी मतलब का नहीं रहेगा अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं घिस घिस के पहुंचूंगा एंड तक, और एंड तक पहुंचने तक ऐसी हालत खराब हो जाएगी कि मैंने वो जीत करके भी कुछ हासिल नहीं किया। और इसका एक टर्म है इंग्लिश में, इसको कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। मतलब किसी इन्वेस्टमेंट पे या किसी भी चीज में लाइफ के, आप पहले इन्वेस्ट करते हो और आप देखते हो कि ये इन्वेस्टमेंट मेरा फेलियर की तरफ ही जा रहा है, बट मैंने ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो अगर अब मैं निकलता हूं तो मेरा सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है, आपने किसी स्टॉक में पैसा डाला और आप देख रहे हो कि वो स्टॉक नीचे नीचे जा रहा है, बट आप बहुत पैसे उसमें डाल चुके हो, तो आपको लगता है कि अगर मैंने अब लॉस बुक कर लिया ना, अगर मैं लॉस लेके बाहर निकल गया, तो मेरा इतना जो पैसा डाला था वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। आप समझिए कि अपने महाभारत में भी यही हुआ था, जब पांडव लगातार एक के बाद एक बाजी हार रहे थे कौरवों से, फिर भी वो और बाजी लगा रहे थे बड़ी बड़ी चीजों की, और तब तक वो बाजी लगाते रहे जब तक वो सब कुछ उन्होंने गवा नहीं दिया। तो इन सारी बातों से अगर एक कुछ सार है जो निकल के आता है, वो ये है कि पिक योर बैटल्स केयरफुली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।